हेलो। हाँ, अब आवाज़ आ रही होगी। एक बार हम लोग जो है चेक कर लेते हैं। और हेलो। हाँ, अब आवाज़ आने लगी। तो होली की जो है एक लंबी छुट्टी के बाद, 3-4 दिन की एक लंबी छुट्टी के बाद आज मुलाकात हुई। तो आज संख्या भी काफ़ी कम दिख रही है केवल भाई। तो पहले एक बार ज़रा सा शेयर कर लीजिएगा सारे लोगों तक, और फिर हम शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। देखो बेटा, हम अपने निर्धारित समय से हर काम शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जो है, हम लोग आज की जो है इस कक्षा को। देखिए, आज की इस कक्षा का जो पहला प्रश्न है बेटे, ये आपके सामने ये रहा। और मैं सारे भाई बहनों से कहूँगा, जितने भी मेरे भाई बहन प्रेजेंट टाइम मुझे देख रहे हैं या जो भाई बहन बाद में इस वीडियो को देखेंगे, उन भाई बहनों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें, क्योंकि यह वो प्रश्न है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको नोट करें कि यह आने वाला है। जिस भी परीक्षा में जब भी यह प्रश्न आया है, अच्छे अच्छों को पानी पिला गया है। यह प्रश्न जो है अच्छे अच्छों को पानी पिला गया है दोस्त। बस मेरे कहने का केवल अर्थ इतना है, क्योंकि बापू गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी, मतलब ये रचनाएं इतनी गड्ढ-मड्ढ सी हो जाती है ना। अभी एक पूछ ले तो आप फटाक से ऑप्शन देख के मार देंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि घनश्याम दास बिरला ने लिखा है, मुकुंदी लाल शर्मा ने लिखा है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा है। तो आप इनमें से जो ऑप्शन पाएंगे उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही कर लेंगे। लेकिन समस्या तब है जब ये मैचिंग वाला या इस तरह का प्रश्न दे देता है, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो मैं एक बार उत्तर भी ले लूं। देखिए, निधि जी ने बी उत्तर दिया है, ठीक है। अब आवाज आ रही होगी, तो आवाज क्लियर आ रही है? चलिए, मंजू यादव जी, सुनील तिवारी जी, निधि गुप्ता जी, योगेंद्र जी, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, प्रीति जी ने डी ऑप्शन दिया है। प्रीति जी, डी ऑप्शन नहीं है मेरे बेटे, डी ऑप्शन इसका जो है सही है। ओके सही। देखो बेटे, मैं इसमें सब बता दूंगा आपको। बिल्कुल, गणेश शंकर विद्यार्थी का पूछ रहा है ना। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अकाल पुरुष गांधी लिखा है, अकाल पुरुष गांधी। देखो बेटे, बापू का जैसे ही सबसे ज्यादा इसमें जो पूछी जाने वाली रचना है बेटे, वो बापू है। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचना जो है वो है बापू। बापू लिखा था बेटे घनश्याम दास बिड़ला ने। घनश्याम दास बिड़ला, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि घनश्याम दास बिड़ला जी बापू के काफी नजदीक थे जो है। तो घनश्याम दास बिड़ला जी ने बापू लिखा है। ये कर्मवीर गांधी जो लिखा बेटे, ये मुकुंदी लाल, नोट कर लेना बेटे, सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं। मुकुंदी लाल शर्मा ने लिखा है क्या? कर्मवीर गांधी, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका हो गया गणेश शंकर विद्यार्थी का हो गया जो है। एक रचना ये दे दिया होगा यूं ही, क्योंकि ये रचना मुझे मिली नहीं किसकी है। अकाल पुरुष गांधी जो लिखा बेटे, ये लिखा गणेश शंकर विद्यार्थी ने। तो ये भी हो सकता है बेटे जो है कि एक रचना केवल चारों ऑप्शन पूरा करने के लिए दे दिया हो। तो बापू, घनश्याम दास बिड़ला, कर्मवीर गांधी, मुकुंदी लाल शर्मा, अकाल पुरुष गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये नोट कर लेना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आने पर अच्छे चकित हो जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो सारे लोग फटाफट और तत्काल इसको नोट करो। चलो बेटे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मिरथी। देखो बेटे, आप लोग भली प्रकार से जानते हैं कि रश्मिरथी जो है ये कर्ण के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है बेटे? कर्ण के जीवन पर। रश्मिरथी जो है ये कर्ण के जीवन पर आधारित है और इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, ठीक है।
रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, गीतावली ये लिखा है तुलसीदास जी ने। गीतावली जो है ये तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है। भ्रमर गीत, अब आप जानते हैं कि भ्रमर गीत जो लिखा है, भ्रमर गीत लिखा है सूरदास ने। भ्रमर गीत किसने लिखा बेटे? भ्रमर गीत सूरदास जी ने लिखा है। और उद्धव शतक लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। उद्धव शतक, गंगावतरण, आप लोग जानते हैं इनकी बहुत चर्चित रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और बिल्कुल 2 का ए, सीमा पाठक जी, नेहा सिंह जी, ठीक है। प्रीति जी बी नहीं है मेरे बच्चे, ए है। हाँ, सुनीति तिवारी जी बी नहीं मेरे बाबू, ए है। विमल जी, बिल्कुल विमल बुद्धा जी बिल्कुल सही आपने बताया है। ठीक है। अच्छा, सुनील तिवारी जी हैं, क्षमा करें। और जो है तृप्ति वर्मा जी भी एक आ रही हैं, माही सोनी जी भी एक आ रही हैं, अरविंद कुमार जी भी एक आ रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं मेरे बच्चे। ठीक है। चलिए, तो गंगावतरण हो गया, उद्धव शतक हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, हिंडोला हो गया, श्रृंगार लहरी है, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, ये सारी रचनाएं किसने लिखा है बेटे? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। क्लियर हो गया बेटे? चलो अगला, निहार की रचना किसने की है? निहार महादेवी वर्मा, अज्ञेय, दिनकर, पंत। देखो बेटे, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं रश्मि, निहार, नीरजा, सांध्य गीत, बिल्कुल क्रम भी यही है। सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ मिला है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ज्ञानपीठ मिला है यामा पर। और यामा इन चारों रचनाओं की चुनी हुई कविताओं का संग्रह है। ठीक है। उसके बाद सप्तपर्णा जो है बेटे, इसमें वैदिक मंत्रों का काव्यानुवाद है, वैदिक मंत्रों का काव्यानुवाद है। ठीक है। उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि अज्ञेय जी ने तमाम जो है रचनाएं की, जिनमें जो है आपने देखा होगा आंगन के पार द्वार पर इनको जो है आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी मिला, कितनी नावों में कितनी बार पर जो है इनको ज्ञानपीठ मिला ना। इसके बाद हरी घास पर क्षण भर। ठीक है। तो इस तरह से तमाम जो है अज्ञेय जी ने जो है तमाम, और प्लस दिनकर जी ने भी कुरुक्षेत्र लिखा, रश्मिरथी लिखा, उर्वशी लिखा। ठीक है। उसके बाद तमाम जो है हारे को हरिनाम, ठीक, तो खैर वो तो मान लीजिए गद्य में चले जाएंगे, लेकिन तमाम जो है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। ठीक है। दिल्ली बहुत चर्चित कविता रही दिनकर जी की, जो है सिंहासन खाली करो की जनता आती है। बाकी पंत जी को तो आप जानते हैं बेटे, जो है पंत जी में पूछना ही नहीं है भाई। पंत जी ने 3 तरह की रचनाएं की हैं, कुछ छायावादी रचनाएं हैं। ठीक है। वीणा है, ग्रंथि है, गुंजन है, ये छायावाद में चली आती हैं। फिर स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, ये आपकी जो है इधर चली आती हैं, जो है आपके कुछ प्रगतिवाद की रचनाएं हैं। और फिर इधर लास्ट में अरविंद दर्शन से प्रभावित रहे हैं, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन जो है आपकी काफ़ी चर्चित रचना रही है। चिदम्बरा पर आपको जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रानंदन पंत जी को, चिदम्बरा। तो ये तमाम तथ्य हैं बेटे, अब कहाँ तक कहा जाए ना, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। खैर चलिए, थोड़ा सा शेयर करिए एक बार, थोड़ा सा शेयर करिएगा एक बार। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिवराज भूषण किसने लिखा? शिवराज भूषण
देखो बेटे, शिवराज भूषण, घनानंद बिहारी, पद्माकर भूषण। देखो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बिहारी ने केवल एक चीज लिखा था, क्या? सतसई। तो वो बिहारी जी के नाम पर बिहारी सतसई ही हो गई। ठीक है। शिवराज भूषण के दरबार, शिवराज जो है शिवाजी के दरबारी कवि कौन थे? भूषण थे, तो भूषण ने शिवराज भूषण लिखा। ठीक है। तो इस तरह से जो है, यही नहीं, देखिए अब ये जो है भूषण दो लोगों के दरबार में रहते थे बेटा, याद करना, याद कर लो, पूछा जाता है क्वेश्चन। एक तो शिवाजी के दरबार में, दूसरे छत्रसाल बुंदेला के दरबार में। तो ये कहा जाता है बेटे कि शिवाजी भी जो है इनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन छत्रसाल बुंदेला ने भूषण की पालकी में खुद कंधा लगाया था, मतलब कहार की जगह जो है भूषण की पालकी में खुद कंधा लगाया था छत्रसाल बुंदेला ने। तो वास्तव में भूषण ने अपने काव्य में ही यह दुविधा व्यक्त की है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। उन्होंने कहा कि मतलब एक तरफ तो शिवाजी हैं जो इतना मेरा सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ छत्रसाल हैं जो कि मेरी पालकी में कंधा लगा रहे हैं, तो भाई अब मैं दोनों में से किसका गुणगान करूं? ठीक है। तो छत्रसाल दशक भी लिखा इन्होंने। तो इस तरह से जो है शिवराज भूषण। एक बात और ध्यान देना बेटे, अब जब शिवराज भूषण की बात चल ही निकली है, तो शिवराज भूषण जो है ये बेसिकली एक अलंकार ग्रंथ है। क्या है बेटा? एक अलंकार ग्रंथ है। इसमें जो है टोटल 105 अलंकारों का वर्णन है। कितना अलंकार? 105 अलंकारों का वर्णन है बेटे, जिसमें 5 शब्दालंकार हैं और 100 अर्थालंकार हैं। 5 क्या हैं? 5 शब्दालंकार हैं और 100 जो है अर्थालंकार है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और भी तमाम जो है पद्माकर की एक रचना आप लोग जानते हैं बहुत चर्चित रही है, पद्माभरण। बाकी तो तमाम है बेटे, अब जो है हर चीज़ काफ़ी समय लग जाता है ना। तो पद्माभरण पद्माकर की बहुत चर्चित रचना रही है। आगे चलते हैं। पद्माकर भी बेसिकली वीर रस के कवि हैं, शिवाजी भी वीर रस के कवि हैं, यह प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेता है। और पद्माकर भूषण ये दोनों लोग जो हैं वीर रस के कवि हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि यह प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेता है बेटे कि ये किस रस के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? आसान सा प्रश्न है बेटे। सूरदास जी की रचना है कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली, गंगा लहरी। देखो बेटा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कवितावली जो है ये तुलसीदास ने लिखी है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, ये 5 उनकी बड़ी रचनाएं हैं, जिनमें से केवल रामचरितमानस अवधि में है, शेष चारों ब्रज में हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है। गीतावली आ ही गई बेटे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलिए मैं आपके एक बार उत्तर ले लूं तब तक। हाँ, सोनम कुमारी जी ने बी कहा है, रेखा देवी जी ने भी कहा है, ज्ञान कुमार जी ने भी कहा है, माही सोनी जी ने भी कहा है, सीमा पाठक जी ने भी कहा है, सोनम कुमारी जी ने भी कहा है, विमल बुद्धा जी ने भी कहा है, अर्णव राय जी ने सी कहा है। ठीक है। चलिए, तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल बी रचना बिल्कुल सही है बेटे। बी जो है यह बिल्कुल सही है कि जो है बी जो है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है। ये किसने लिखा है? जो है चलिए, तो ये जो है आपके सूरदास ने लिखा है सूरसागर, सूरसारावली, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, 3 तो इनकी मतलब प्रामाणिक रचनाएं हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है सूर रामायण, सूर साठी, सूर पचासा, कुछ लोग इनकी रचना भी सूरदास जी की मानते हैं, जो है सूर रामायण, सूर साठी, सूर पचासा। ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? क्यों भाई, क्यों परेशान? हाँ, ये कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, सारे लोग जानते हैं। साकेत की रचना किसने की है बेटे? साकेत आधुनिक गद्य, आधुनिक काव्य का ग्रंथ है। इसकी रचना की है मैथिली शरण गुप्त जी ने। किसने किया है बेटे? मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है साकेत की रचना। बाकी रामचरितमानस की भाषा अवधी है। शेष इन दोनों की, बाकी विनय पत्रिका और जो है कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, इन चारों की ब्रज है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। रामचरितमानस में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बेटे 7 कांड हैं। 7 कांड में देखो, मैं क्रम से याद करा दे रहा हूं, कुछ मत करना। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। रामचरितमानस तुलसीदास जी की 5वीं रचना है। क्या है? रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जिन क्रम में रचनाएं की हैं, तो 5वीं रचना है रामचरितमानस। 5वीं रचना, और 5वीं रचना का 5वां कांड सुंदर, सबसे सुंदर है, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया सुंदर कांड। तो 5वीं रचना रामचरितमानस, 5वीं रचना का 5वां कांड सुंदर कांड। अब सुंदर कांड आपको पता है, देखिए हम सारे लोग इतना अपने धर्म, इतना अपनी जात, मतलब सॉरी धर्म जो है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे भाई बहन हमारे, सब हम इतना एक दूसरे के विषय में जानते हैं कहाँ क्या है। तो बेटा ध्यान रखना, सुंदर कांड शुरू होता है जब हनुमान जी लंका जाते हैं। हनुमान जी समुद्र पार करने लंका जाने की तैयारी करते हैं, वहां से सुंदरकांड शुरू होता है। तो इसके पहले रामचंद्र जी कहाँ थे? किष्किंधा में थे, सही है कि नहीं? सुग्रीव के यहाँ थे। इसका मतलब सुंदरकांड से पहले चौथा कांड किष्किंधा हो जाएगा। किष्किंधा से पहले कहाँ थे रामचंद्र जी? तो किष्किंधा से पहले अरण्य में थे, पंचवटी आदि जंगल में थे। उससे पहले कहाँ थे बेटे? उससे पहले अयोध्या में थे, अपने घर थे। उससे पहले बालक थे, बालकांड पहला याद ही रहता है सबको। तो देखो ये 5 का तो क्रम बिल्कुल मिल गया, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, 5 का तो मिल गया बिल्कुल अपने आप। रटने की कोई ट्रिक फ्रिक नहीं, कुछ रटने की जरूरत नहीं। सुंदरकांड के बाद क्या होता है? सीधे सीधे लंका पर चढ़ाई होती है, ले दनादन मारा पीटा, और लास्ट कांड इसका 7वां जो है वो उत्तरकांड है। बात खत्म, कोई रटने की जरूरत नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं। इतना आप अपने, इतना सब लोग जानते हैं, ठीक है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, हाँ राजकुमारी जी, मैंने पहले भी कुछ बुक्स बताई थी। हाँ, जूनियर सुपर टेट की क्लास चल तो रही बेटा सुबह, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं बेटे, और थोड़ा सा आप लोग भी एक बार शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? महादेवी वर्मा निहार, मैथिली शरण गुप्त कामायनी, पंत तोड़ती पत्थर, निराला साकेत। कौन सा जोड़ा सही है? सॉरी, देखिए आप जानते हैं कि निराला जो है, निराला की रचना है तोड़ती पत्थर। निराला की रचना है तोड़ती पत्थर, इसका मतलब ये भी जोड़ा गलत हो गया। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना हमने अभी चर्चा किया, इसका मतलब यह भी जोड़ा गलत हो गया। पंत जी ने जो है, अब पंत की इसमें बची ही नहीं, पंत की इसमें बची ही नहीं। क्यों? क्योंकि कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसलिए इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो पंत भी गलत हो गए। यही महादेवी वर्मा का निहार सही है, ठीक है? आसान प्रश्न था बेटी, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा जोड़ा सही है? देखिए मैंने कहा कुछ चर्चित रचनाएं हैं यार, नॉर्मली गलत ना हो जाए। कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास, हरिऔध, सांध्य गीत, जयशंकर प्रसाद, आंसू, निराला,
साकेत तुलसीदास। अभी हमने पढ़ा साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, ठीक है। इसके बाद आंसू आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आंसू जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है बेटे? जयशंकर प्रसाद की रचना है, काव्य संग्रह है। सांध्य गीत अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सांध्य गीत जो है ये महादेवी वर्मा ने लिखा। निहार रश्मि नीरजा सांध्य गीत जो है यामा महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो प्रिय प्रवास हरिओर, देखिए प्रिय प्रवास जो है बेटे ये जो है कृष्ण, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। प्रिय प्रवास की कुछ खास बातें हैं। पहली बात तो देखो बेटा ये 1914 ईस्वी है, इसका समय जरूर याद रखना। दूसरी चीज, प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। खड़ी बोली का ध्यान रखना, ये नहीं कि पूरी हिंदी का, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। दूसरी चीज क्या है? प्रिय प्रवास जो है इसके नायक नायिका हैं बेटे राधा कृष्ण, और इसमें भी कृष्ण के जन्म से लेकर उनके मथुरा जाने तक की कथा का वर्णन किया गया है। दूसरी सबसे खास बात जो है बेटे प्रिय प्रवास की, कि इसमें जो राधा और कृष्ण हैं वो भगवान न होकर के बिल्कुल साधारण नायक नायिका हैं। राधा कृष्ण क्या है? भगवान न होकर के बिल्कुल साधारण नायक नायिका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। महाकवि भूषण की रचना है, भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। देखो मैंने आपसे उसी समय कहा था कि भूषण की दो रचनाएं बहुत चर्चित हैं। एक शिवराज भूषण जो उन्होंने शिवाजी के उसमें लिखा था, और एक छत्रसाल दशक जो उन्होंने छत्रसाल बुंदेला के उसमें लिखा था, ठीक है। बाकी आप जानते हैं रेणुका जो है हुंकार, रश्मिरति, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, ये सब की सब जो हैं किनकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। चिदंबरा पंत की रचना है, अभी हमने चर्चा की। दीपशिखा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है, इसकी भी चर्चा हमने अभी की, ठीक है। तो छत्रसाल दशक ये किसकी रचना है? महाकवि भूषण की, ठीक है बेटे। अलका सिंह जी ने डी कहा, जियो होम डी, अर्जित राज डी, सोनम कुमारी डी, रेखा यादव डी, आलोक ओम यादव डी, निशा कन्नौजिया डी। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, और एकदम जो है सही उत्तर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, हृदय दर्पण, नन ऑफ दीज। देखो बेटे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नाट्य शास्त्र जो है ये सही है। नाट्य शास्त्र को काव्य शास्त्र का जो है, पहले एक बात तो ध्यान रखिएगा, नाट्य शास्त्र को काव्य शास्त्र की पहली रचना। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो है बेटे जो भी काम हुए थे वो सब अव्यवस्थित से थे। दूसरी चीज ये बेसिकली किससे संबंधित है? नाटक से। लेकिन इसमें रस की भी चर्चा है, गुण की भी चर्चा है, दोष की भी चर्चा है ना, इसमें जो है अलंकार की भी चर्चा, मतलब सारे काव्यों की चर्चा, पर इसमें जो है मेनली जो चर्चा है वो नाटक की है, ठीक है। तो अब जब रस की चर्चा करते हैं भरत मुनि, वहीं उन्होंने रस का एक सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है। संयोगाद रस निष्पत्ति, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, मतलब विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब इस रस सूत्र को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग ढंग से व्याख्यायित किया। भट्ट लोलट ने सबसे पहली व्याख्या की, भट्ट लोलट ने, फिर भट्ट शंकुक आए,
फिर भट्ट नायक आए और फिर उसके बाद अभिनव गुप्त आए। इन 4 लोगों ने रस सूत्र की व्याख्या की, तो इन्हें रस सूत्र के व्याख्याता कहा जाता है। कई बार ऐसा भी एक प्रश्न पूछता है बेटे कि इन तीनों का नाम देता है, एक कोई और डाल देता है, और जैसे आनंदवर्धन डाल दिया, मम्मट डाल दिया, और पूछता है निम्न में कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है, तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है। यही नहीं, कभी समय मिलेगा तो इन चीजों पर हम विधिवत चर्चा करेंगे बेटे। और इसको देखिए, मैं एक बात बता दूं, टीजीटी के जितने भी मेरे बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, यहां से कुछ बातें मैं बता रहा हूं, उसको नोट करो और उसको जरूर पढ़ना, क्योंकि काव्य शास्त्र में सबसे पहला प्रश्न यहीं से बनता है, रस सूत्र की व्याख्या। देखो, आप अगर प्रवक्ता की तैयारी में है तो मैं बता दूंगा, प्रवक्ता में काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, उसके साथ ही साथ जो है मान लीजिए आपका अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, इन सब से प्रश्न बनेगा, जो है मतलब तमाम चीजें पूछेगा। काव्य अलंकार किसकी रचना है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है, या काव्य अलंकार पर सूत्रवृत्ति नामक टीका किसने ली, ये तमाम। लेकिन टीजीटी में अगर आप हैं तो पहला प्रश्न यहीं से बनता है। देखो मैं बता दूं, पहले इसमें आप क्या करना, रस सूत्र तो आप जान गए, रस सूत्र के चारों व्याख्याता क्रम से प्लस इनके सिद्धांत, किसने अनुमितिवाद कहा, किसने उत्पत्तिवाद कहा ना, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया, अनुमितिवाद का सिद्धांत किसने दिया, जो है भुक्ति का या भोगवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो ये तरह से। दूसरी चीज, इनके दर्शन, कौन किस दर्शन से है, कौन शैव दर्शन से है, कौन सांख्य दर्शन से है, इनके दर्शन, प्लस साथ ही साथ चित्र तुरंग दृष्टांत। याद रखना कि ये बहुत पूछा जाता है कि चित्र तुरंग दृष्टांत किसने दिया, शंकुक ने दिया था, जो है चित्र तुरंग दृष्टांत किसने दिया। तो ये सारी चीजें बेटे बिल्कुल अच्छे से पढ़ डालना, एक क्वेश्चन 100% टीजीटी में फंस जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अनुभावों के कितने भेद होते हैं। देखो बेटे, आप जानते हैं कि अनुभाव जो है मेनली, ये प्रश्न थोड़ा सा मैंने जानबूझ करके लिया क्योंकि मैं चर्चा इस पर आपसे करना चाहता था। यह प्रश्न टीजीटी में आया हुआ है, एक टीजीटी का प्रश्न है, और इसमें जो है उत्तर 2 को माना था। उत्तर इन्होंने 2 को माना था। क्यों माना था? क्योंकि बेटे एनसीईआरटी ने 2 ही माना है। देखिए, कायिक जो है, इन्होंने जो है कायिक और सात्विक 2 ही माना है। ठीक है, अब समस्या क्या है, सुनो बेटे, आप अगर पढ़ते होंगे, जैसे इलाहाबाद के जो रहने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे ज्यादातर क्या करते होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर जो इलाहाबाद के रहने वाले बच्चे हैं बेटे, उन्होंने पढ़ा होगा वाईपी सिंह की किताब। वाईपी सिंह ने 3 माना है। कौन से? कायिक, वाचिक, वाईपी सिंह ने 3 माना है। एक ये हटा देना, कायिक, वाचिक और सात्विक। अच्छा, 4 जब मानते हैं तो कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। ये जो देखो बेटा, मैंने एकदम एक चीज बता दिया। ये किसने माना है? ये माना है वाईपी सिंह ने। वाईपी सिंह की किताब आप लोग पढ़ते होंगे, भाग काव्य शास्त्र की। तो अब आप देखो बेटे, वैसे नॉर्मली ये उत्तर माना जाता है कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने इसलिए किया कि मैं आपको क्लियर बता दूं। अब आप देखो, ये जब आया था तो इसका उत्तर उसने ये माना था। इस प्रश्न को लेकर के काफी विवाद हुआ। फिर जो है सीधे सीधे जब कोर्ट में भी बच्चे गए, तब उन्होंने वहां एनसीईआरटी का साक्ष्य रखा था कि एनसीईआरटी ने 2 ही माना है, कायिक और सात्विक। ठीक है, अब दरअसल है क्या, देखिए, वाचिक जो है वो भी हमारे शरीर का अंग ही है।
बोलना भी तो हमारे शरीर तो उन्होंने वाचिक को उसी में मान लिया, आहार्य जो वेशभूषा है उसको उन्होंने माना ही नहीं। तो इस तरह से कायिक और सात्विक माना। तो बेटा अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी, जो उत्तर माना गया था वो बता दिया, आगे आप स्वतंत्र हैं। हाँ ये है कि ज्यादातर मैक्सिमम वाला आंसर माना जाता है, पर भाई अब वहां विशेष परिस्थिति में उन्होंने मान लिया। पर मैं ये भी बता दूं बेटे, अगली परीक्षा में फिर यही मानेंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर बदला परीक्षा के अपना भाई। जैसे मुझे अगर अभी ये प्रश्न जांचना हो तो मैं 4 बताऊंगा। देखिए आप जानना चाह रहे होंगे कि गुरुजी क्या चाहते हैं, तो अगर मुझे यह प्रश्न जांचना हो तो मैं 4 उत्तर को सही करूंगा, क्योंकि कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य ये हमारे जो हैं, जब अनुभाव जो होता है, अनुभाव का मतलब होता है बेटे नायक या नायिका में से जिसके भी मन में प्रेम का भाव या क्रोध का भाव या घृणा का भाव या जो भी भाव जगा, कोई भी जो है भाव जगा, तो उसकी अभिव्यक्ति वो कैसे करेगा। वो अभिव्यक्ति 4 तरह से करता है। कई बार अंग संचालन द्वारा हम कर लेते हैं, है कि नहीं भाई। मैं बहुत सीधा उदाहरण आपको देता हूं। आप चौराहे पर गए, मारपीट करके चले आए, आपके पीछे पापा गए, पापा को बताया लोगों ने कि आपके सपूत आए थे, पीटा करके गए हैं। आप पापा लौट आए चौराहे से, दरवाजे पर बैठे चारपाई पर, कहे पानी लाओ। अब मम्मी ने कहा भैया 1 लोटा पानी ले जाओ, पापा को दे दो। आप लेकर के आए और पापा को देखते ही फिर वो घटना याद आ गई, गुस्सा आया और उन्होंने आपसे कुछ बोला नहीं, हाथ में लोटा लिया, उठा के फेंक दिया। अब बताने की जरूरत है कि पापा गुस्सा है। घर में 2 महिलाएं लड़ रही हैं, एक आदमी बैठा खाना खा रहा है, उसने उठाया, थाली फेंकी और उठ के चला गया। तो इस तरह से जो है, इस तरह से ये चीजें ऐसी हैं जिन्हें बताना नहीं पड़ता है। इन चीजों को आप खुद ब खुद जान लेते हैं। वाचिक माने बोलकर, सात्विक मतलब समझ रहे हैं वो क्रियाएं जो अनचाहे में, जिनका हम पर नियंत्रण नहीं होता। जैसे आप कोई गलत काम कर रहे हो, कोई देख ले, जैसे गुटखे की पुड़िया फाड़ा, मम्मी सामने खड़ी, पसीना से भीज गए, आपने जान के पसीना नहीं किया। सांप पैर में लपेट जो है साइकिल में लिपट गया, कांपने लगे, जान के नहीं कांप रहे हैं। तो आहार्य मतलब हमारी वेशभूषा से, खूब सज धज के आदमी जा रहा है तो जरूर एक बार आदमी कहेगा का हो कोनो जुगाड़बा का, कि नहीं। मतलब जुगाड़ मतलब समझा करिए, किसी अच्छी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं रोटी फोटी, भाई आदमी सज धज के वहीं तो जाता है, तो भाई बता हम भी चले तेरे साथ, 2 रोटी खा लेंगे। तो सीधी सी बात है बेटे, अगर मुझे मानना हो तो मैं 4 मानूं, पर वहां 2 माना गया था, ये भी मैंने आपको क्लियर बता दिया। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, वीरों का कैसा हो वसंत। ये पूछ रहे हैं कि इस कविता में कौन सा रस है। वीरों का कैसा हो वसंत, इस कविता में कौन सा रस है। वीर रस है, श्रृंगार रस है, अद्भुत रस है, विभत्स रस है। देखो बेटे वीर शब्द जब आ गया तो पूछना ही नहीं है। वीरों का कैसा हो वसंत, ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है बेटे। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जो है, इनकी कविता है झांसी की रानी, झांसी की रानी, जलियावाला बाग में बसंत, जलियावाला बाग में बसंत, ये सब सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं हैं। और बिल्कुल सही उत्तर जो है आप लोग दे रहे हैं बेटे। ठीक है, चलिए, हाँ वीर रस बिल्कुल सही है। सोनी जी, राजेश्वर यादव जी, अजय शील जी, जो है रामजीत कुशवाहा जी, शिखा साक्षी चौधरी जी, ठीक है, सतीश प्रताप सिंह जी, जयश्री जी, राजकुमारी राव जी, आरुष सिंह, अपूर्व सिंह, ठीक है। हाँ कि लिंक टेलीग्राम पर नहीं मिलती, जरूर मिलती होगी बेटे, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। और आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इसमें कौन सा रस है? करुण रस, श्रृंगार, अद्भुत, विभत। देखो बेटा आसान है, जब दुख आ गया तो ऑलरेडी करुण रस है, सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रही आज की प्रैक्टिस बेटे। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे प्रश्न। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको जो है
अच्छे लगे होंगे। कुछ तमाम अच्छी चीज़ें भी हमने सीखी, ज़्यादा समय भी नहीं लिया। प्रयास मेरा ये रहता है बेटे कि अगर मैं यहाँ 13 क्वेश्चन ले रहा हूँ तो कम से कम 50 क्वेश्चन आपको जो है, नहीं तो ज़्यादा तो कम से कम 40 क्वेश्चन तो आपको कवर करा ही लूँ। हर क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन निकल कर आएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय तैयार रहिएगा आप लोग, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को शुभ रात्रि। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें। कोरोना फिर से फैल रहा है तो थोड़ा सा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, और जहां तक संभव हो, अगर जब जरूरी ना हो तो घर से बाहर अनावश्यक न निकलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का जो है, बहुत बहुत धन्यवाद।